बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम एक और साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल पढ़ने जा रहे हैं और ये है लाइसोसोम। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर में थोड़ा बहुत डिस्कशन करते हैं लाइसोसोम के बारे में। तो यहाँ पर हमने हेडिंग डाल दिया है लाइसोसोम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे इसका मीनिंग कि लाइसोसोम की मीनिंग क्या है। तो लाइसोसोम वर्ड जो है ये दो अल्फाजों से मिलकर बना हुआ एक वर्ड है। इसमें फर्स्ट वन है ये लाइसो, और लाइसो वर्ड लिया गया है लाइस से, लाइस, और लाइस की मीनिंग है स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग कहा जाता है तोड़ने को। और इसके अलावा ये दूसरा वर्ड सोम वर्ड जो है ये सोमा से लिया गया है, और सोमा की मीनिंग है बॉडी। तो इसका लफ्ज़ी मानी क्या हुआ? लाइसोसोम का लफ्ज़ी मानी ये हुआ कि ये एक ऐसा बॉडी है जो कि स्प्लिटिंग में इन्वॉल्व होता है, चीज़ों को तोड़ने में इन्वॉल्व होता है। तो ये तो हो गया इसका लफ्ज़ी मानी। अब इसके बाद नेक्स्ट वन आते हैं और पढ़ते हैं डिस्कवरी के बारे में कि लाइसोसोम को किसने डिस्कवर किया था। तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था डीड्यू इन 1948। इसमें इन्होंने क्या कर दिया था, लाइसोसोम को डिस्कवर किया था बाय डीड्यू इन 1948। नेक्स्ट वन हम आते हैं और इसका केमिकल कंपोजिशन देखते हैं कि लाइसोसोम किस चीज़ से बना होता है। तो लाइसोसोम का स्ट्रक्चर जो है ये 3 चीज़ों से बना होता है। इसमें फर्स्ट वन है प्रोटीन, प्रोटीन से ये बना होता है। इसके अलावा इसके अंदर लिपिड्स मौजूद होते हैं, और थर्ड वन इसके अंदर एंजाइम्स मौजूद होते हैं। तो इन 3 चीज़ों ने बनाया होता है किस चीज़ का स्ट्रक्चर, लाइसोसोम का। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट वन और देखते हैं इसका पूरा स्ट्रक्चर कि लाइसोसोम की फॉर्मेशन सेल के अंदर किस तरह होती है और इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो यहाँ पर हमने चंद डायग्राम बना दिए हैं। इसके ज़रिए हम क्या करते हैं, लाइसोसोम का पूरा स्ट्रक्चर और इसका प्रिपरेशन या इसका सिंथेसिस पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया हुआ है अगेन न्यूक्लियस। ये स्ट्रक्चर क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस वन इज़ न्यूक्लियस। इसको सिंपली मैंने एन से रिप्रेजेंट कर दिया। न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद होता है, डीएनए मौजूद होता है। ये चीज़ें इससे पहले वीडियो लेक्चर जो थे, जैसा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर था और इसके अलावा गाल्जी बॉडी के ऊपर था, इसमें हमने ये चीज़ें थोड़ी बहुत डिस्कस भी की थी। आज फिर इसको थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इस सेल ने क्या कर देना है, एक एंजाइम बनाना है। और एंजाइम क्या होता है, बेसिकली प्रोटीन इन नेचर होता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए मौजूद होता है उससे क्या बनाया जाता है, उससे बनाया जाता है एक सिंगल स्ट्रैंड वाला स्ट्रक्चर जिसको कहा जाता है mRNA। ये हो गया mRNA। mRNA का फुल फॉर्म क्या होता है, मैसेंजर आरएनए। तो मैसेंजर आरएनए जब साइटोप्लाज्म में बन जाती है तो फिर इसको क्या कर दिया जाता है, न्यूक्लियर पोर के ज़रिए बाहर निकाल दिया जाता है। और ये आरएनए चली जाती हैं कहाँ पे, ये चली जाती हैं राइबोसोम की तरफ, जो कि अटैच होती है किस चीज़ के साथ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। ये सिंपल सा स्ट्रक्चर क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस वन इज़ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये mRNA आ गया, मैसेंजर आरएनए, और राइबोसोम के साथ अटैच हो गया, जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर मौजूद है। अब यहाँ पे क्या होता है, इसका ट्रांसलेशन होता है और इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है एक प्रोटीन में। यहाँ पे मैंने इस प्रोटीन को अगेन एक स्टार लाइक स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट कर दिया। अब इस प्रोटीन का अगर पूरा स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये किस चीज़ से बना होता है, ये अमीनो एसिड से बना होता है प्रोटीन। और अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं और इन्होंने एक लंबा चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाया होता है। और इसी चेन लाइक स्ट्रक्चर को हम पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन का नाम देते हैं। अब यहाँ पर ये स्टार लाइक स्ट्रक्चर जो है इसको मैंने यहाँ पे एक चेन ऑफ अमीनो एसिड बना दिया है, इससे रिप्रेजेंट कर दिया। ये स्टार लाइक स्ट्रक्चर किस तरह होता है, इसी तरह अमीनो एसिड का एक चेन होता है। इसमें ये छोटे छोटे डॉट्स लाइक स्ट्रक्चर क्या रिप्रेजेंट करते हैं, दिस वन रिप्रेजेंट अमीनो एसिड। तो प्रोटीन के एक साइड पे क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होता है, और दूसरे साइड पे क्या अटैच होता है, अमीनो ग्रुप अटैच होता है। इस एंड पे जो अमीनो एसिड है उसका यहाँ पे अमीनो ग्रुप होता है, और इस साइड पे जो अमीनो एसिड है उसका कार्बोक्सिलिक एंड है। अमीनो एसिड का फार्मूला आप लोगों ने देखा होगा किस तरह होता है, इस तरह एक कार्बन होता है और इसके साथ हाइड्रोजन अटैच होता है। दूसरे साइड पे इसके साथ क्या अटैच होता है, अमीनो ग्रुप अटैच होता है NH2, और नेक्स्ट वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसके साथ अटैच होता है, और यहाँ पे R ग्रुप अटैच होता है। तो
इनको जब अरेंज कर दिया जाता है पॉलीपेप्टाइड चेन में, तो एक एंड पे क्या आता है, अमीनो ग्रुप आता है और दूसरे एंड पे कार्बोक्सिलिक एंड आता है। अब यहाँ पर क्या होता है मज़ीद, जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ ये प्रोटीन का धागा भेज दिया जाता है और ये इसकी ट्रांसलेशन हो जाती है, तो अंदर साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम का लुमिनल एरिया जो है, इसके साथ क्या कर दिया जाता है, इसके साथ एक पॉलीसेकेराइड चेन ऐड कर दिया जाता है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक पॉलीसेकेराइड चेन ऐड कर दिया। और अगर और डिटेल में आप लोग जाएं तो इसको एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन कहा जाता है। इसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। ये है अमीनो एसिड का धागा और यहाँ पे क्या है, एक अमीनो एसिड है, उसका अमीनो ग्रुप है। तो इस अमीनो ग्रुप के नाइट्रोजन एटम के साथ क्या होता है, ये पॉलीसेकेराइड का चेन ऐड कर दिया जाता है। तो ये हो गया पॉलीसेकेराइड चेन का धागा जो यहाँ पे हमने इस अमीनो ग्रुप के साथ अटैच कर दिया है। ये क्या कहलाता है, एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। और ये कहाँ पर होता है, ये मॉडिफिकेशन एयर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। अब इस मॉडिफिकेशन के बाद ये मॉलिक्यूल आगे भेज दिया जाता है और यहाँ से इसका क्या होता है, एक्सोसाइटोसिस इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल। यहाँ से ये एक वेसिकल की शक्ल में क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है ये मटेरियल। तो ये बाहर आ गया, यहाँ पे ये हो गया एक वेसिकल की फॉर्म में पॉलीपेप्टाइड चेन और उसके साथ क्या अटैच है, उसके साथ अटैच है पॉलीसेकेराइड चेन। अब ये मॉलिक्यूल आगे चला जाता है और एंटर हो जाता है कहाँ पे, इसका यहाँ पे एंडोसाइटोसिस होता है और चला जाता है कहाँ पे, गाल्जी बॉडी की तरफ। ये स्ट्रक्चर क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस वन रिप्रेजेंट गोल्जी बॉडी। अब गाल्जी बॉडी के अंदर जब ये चला जाता है तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे इसका फर्दर मॉडिफिकेशन होता है। यहाँ पे क्या होता है, फर्दर मॉडिफिकेशन के लिए मैंने यहाँ पर सिंपल एम लिख दिया। अब यहाँ पर किस तरह मॉडिफिकेशन होता है तो इसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। फर्दर मॉडिफिकेशन इसका कुछ इस तरह होता है कि आगे एक और अमीनो एसिड इस पॉलीपेप्टाइड चेन में होता है और इस अमीनो एसिड का OH ग्रुप होता है यहाँ पर, और उस OH ग्रुप के साथ क्या कर दिया जाता है, एक और पॉलीसेकेराइड चेन यहाँ पर ऐड कर दिया जाता है। गाल्जी बॉडी जो है इसके लुमिनल एरिया में पॉलीसेकेराइड्स मौजूद होते हैं, यह पॉलीसेकेराइड स्टोर कर लेता है। तो उन स्टोर पॉलीसेकेराइड में से क्या कर देता है, एक चेन यहाँ पे भी अटैच कर देता है और इसको कहा जाता है ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। यहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद है, असल में इस ऑक्सीजन के साथ ये पॉलीसेकेराइड चेन अटैच होता है और इसको ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन कहा जाता है। तो ये मॉडिफिकेशन इधर होता है। इसके अलावा नेक्स्ट वन क्या होता है कि इस पॉलीसेकेराइड चेन जो होता है इसमें एक मेंबर होता है जिसको मानोज कहा जाता है। ये हो गया मेनोज या मानोज, और यहाँ पे मैंने एक एनदर मानोज रिप्रेजेंट कर दिया है ब्लैक डॉट से। इस यहाँ पे भी ब्लैक डॉट से, यहाँ पर भी ब्लैक डॉट से। अब नेक्स्ट वन मॉडिफिकेशन गोल्जी बॉडी के अंदर क्या होता है, इसका पास्पोराइलेशन होता है। इस मानोज का पास्पोराइलेशन होता है, मतलब इसके साथ फॉस्फेट ऐड कर दिया जाता है। तो ये हो गया फॉस्फेट और यहाँ पे भी एक फॉस्फेट अटैच कर दिया जाता है। अब जब ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो जाती हैं, एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन RER में होता है और इसके अलावा ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन एंड पास्पोराइलेशन वगैरह जो है, ये सारी चीज़ें कहाँ पे होती हैं, ये गोल्जी बॉडीज़ में होती हैं। तो फिर इस मटेरियल को एक वेसिकल की शक्ल में क्या कर दिया जाता है, बाहर भेज दिया जाता है साइटोप्लाज्मिक एरिया की तरफ। तो ये हो गया वो वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, इसी स्ट्रक्चर को कहा जाता है लाइसोसोम। ये क्या कहलाता है, लाइसोसोम, लाइसोसोम। और ये मटेरियल जो बन गया, यही मटेरियल क्या होता है, इस लाइसोसोम के अंदर एज अ एंजाइम के तौर पे एक्ट करता है। तो इसी तरह दूसरे एंजाइम जो है, इसके अंदर तो बहुत सारे एंजाइम्स मौजूद होते हैं, तो उन एंजाइम को भी इसी तरह बनाया जाता है और इसी तरह इन पाथवे से गुजारा जाता है और यहाँ पे
क्या कर देता है, लाइसोसोम के अंदर वो ऐड होते हैं और इसी तरह इस लाइसोसोम का स्ट्रक्चर बनता है। अब लाइसोसोम जो है ये क्या होता है, ये ऑर्गेनेल भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड हैं और इसके अलावा RER भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है। तो ये दोनों जो क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है, तो इसी तरह ये भी क्या हो जाएगा, ये तो इन्हीं का पैदावार है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी होगा सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल। तो दिस वन इज़ अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल। अच्छा, सिंपली मैंने SM से रिप्रेजेंट कर दिया सिंगल मेम्ब्रेन। और ये मेम्ब्रेन किस तरह होती है, सेम उसी तरह होती है जिस तरह सेल का मेम्ब्रेन होता है। लाइसोसोम का जो मेम्ब्रेन है ये भी सेम उसी तरह ही होती है, फोस्फोलिपिड बाइलेयर होता है और इसके अंदर प्रोटीन मॉलिक्यूल भी एम्बेडेड होते हैं। यहाँ पर केमिकल कंपोजिशन में हमने क्या पढ़ लिया कि इसके अंदर लिपिड मौजूद होते हैं। तो मेम्ब्रेन में क्या मौजूद होता है, फोस्फोलिपिड मौजूद होता है। इसके अलावा इसके अंदर कुछ पंप भी मौजूद होते हैं जिनके ज़रिए क्या कर दिया जाता है, हाइड्रोजन आयन को अंदर की तरफ पुश कर दिया जाता है या पंप कर दिया जाता है। इन पंप लाइक स्ट्रक्चर को कहा जाता है, यहाँ पे मैंने चिन्ह बना दिए हैं, इनको कहा जाता है प्रोटॉन पंप। ये क्या कहलाते हैं, प्रोटॉन पंप। तो ये हो गए प्रोटॉन पंप। अच्छा, और यहाँ पे ये दरमियान में क्या चीज़ें मौजूद हैं, ये सारे हैं लाइसोसोमल एंजाइम। तो ये हो गई लाइसोसोमल एंजाइम। तो यहाँ पे केमिकल कंपोजिशन में हमने क्या पढ़ लिया। अब ये प्रोटॉन पंप किस चीज़ से बने होते हैं, ये प्रोटीन के बने होते हैं। तो प्रोटीन, लिपिड और एंजाइम्स जो है ये तीनों चीज़ें क्या करती है, लाइसोसोम का स्ट्रक्चर बनाती हैं। अब लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम्स मौजूद होते हैं उनको लाइसोसोमल एंजाइम कहा जाता है। और ये एंजाइम हाइड्रोलिटिक इन नेचर होते हैं। हाइड्रोलिटिक मतलब क्या हुआ, मतलब ये पानी के एडिशन की हेल्प से क्या करते हैं, चीज़ों का ब्रेक डाउन करते हैं। तो ये क्या होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। अच्छा, तो ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या होते हैं, इसमें मौजूद होते हैं प्रोटीएजेस। प्रोटीएजेस जैसे एंजाइम्स हैं जो क्या करते हैं, प्रोटीन का ब्रेक डाउन करते हैं। ये क्या करते हैं, प्रोटीन का ब्रेक डाउन करते हैं, प्रोटीन्स। इसके अलावा इसके अंदर लाइपेजेस मौजूद होते हैं और लाइपेजेस का काम क्या होते हैं, डाइजेशन ऑफ लिपिड। ये लिपिड का डाइजेशन करते हैं, लिपिड्स। इसके अलावा इसके अंदर मौजूद होते हैं ग्लूकोसाइडेजेस। ग्लूकोसाइडेजेस जो है ये कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूलों का डाइजेशन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूलों का डाइजेशन करते हैं। इसके अलावा इसके अंदर मौजूद होते हैं न्यूक्लियेजेस। न्यूक्लियेजेस डाइजेशन करते हैं ओल्ड DNA का एंड इसके अलावा ओल्ड RNA, या सिंपली आप लोग कहें न्यूक्लियेजेस जो है ये किस चीज़ का, न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन करते हैं, RNA। DNA और RNA को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, इनको न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। इसके अलावा एसिड फॉस्फेटेजेस इसके अंदर मौजूद होते हैं। एसिड फॉस्फेटेजेस जो हैं ये बोन टिश्यू को डिज़ोल्व करने में हेल्प देते हैं, या ब्रेक डाउन ऑफ बोन टिश्यू, बोन के टिश्यू को ब्रेक डाउन करने में एसिड फॉस्फेटेजेस काम करते हैं, बोन टिश्यू। इसके अलावा और भी बहुत सारे एंजाइम इसके अंदर मौजूद होते हैं जिनका मुख्तलिफ फंक्शन होता है, लेकिन हम उतना बस ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। आप लोगों के बुक में ये एंजाइम जो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिए इनके नाम वगैरह भी मौजूद नहीं है। अच्छा, तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर के किस तरह इसका स्ट्रक्चर बनता है और इसके स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं। अच्छा, एक और बात है यहाँ पर, जब लाइसोसोम बन जाता है तो यहाँ पे एंजाइम्स जो है इनके लिए एक स्पेसिफिक pH दरकार होता है। ये लाइसोसोमल एंजाइम जो है ये 4 से लेकर 5 तक pH में क्या करते हैं, एक्टिव होते हैं। तो इस तरह pH को हासिल करने के लिए क्या कर दिया जाता है, इन प्रोटॉन पंप के ज़रिए क्या कर दिया जाता है, हाइड्रोजन आयन को साइटोप्लाज्मिक एरिया से क्या कर दिया जाता है, अंदर की तरफ पुश कर दिया जाता है। तो ये हो गया हाइड्रोजन आयन, इसको पुश कर दिया जाता है
अंदर लाइसोसोम की तरफ। तो इसी तरह जब हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो क्या होता है, पीएच आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ जाता है। तो इसी तरह 4 से लेकर 5 पीएच के दरमियान क्या होते हैं, ये एंजाइम सारे एक्टिव होते हैं और अपना फंक्शन परफॉर्म कर देते हैं। एक बात और कि ये पंपिंग ऑफ प्रोटॉन टूवर्ड द लाइसोसोम, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। यहाँ पे एटीपी यूज़ होती हैं। क्या यूज़ होती हैं, एटीपी। ये चैनल क्या करता है, एटीपी की यूज़ करता है। एटीपी 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 की जब यूज़ करेगा तो इससे बनेगा एडीपी और इसके अलावा इसके साथ नेक्स्ट वन क्या बनेगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये दो चीज़ें यहाँ पे बन जाएंगी। सॉरी, ये मैंने डी लिख दिया है, ये है ए। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट वन आते हैं और इसका फंक्शन डिस्कस करते हैं कि इसका फंक्शन क्या होता है। फंक्शन के लिए यहाँ पर हमने मुख्तलिफ डायग्राम बना दिए हैं। इन डायग्राम के ज़रिए हम क्या करेंगे, लाइसोसोम का फंक्शन थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। तो लाइसोसोम का फंक्शन क्या होता है, डाइजेशन ऑफ मटेरियल। ये इनका मेन फंक्शन क्या होता है, चीज़ों का डाइजेशन। अब मटेरियल में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, इनमें बैक्टीरिया भी आते हैं, इनमें वायरसेस भी आ सकते हैं, इनमें फूड मटेरियल भी आ सकते हैं, इनमें साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल भी हो सकते हैं जो ओल्ड हो, उनको भी क्या कर दिया जाता है, ब्रेक डाउन कर दिया जाता है, डाइजेस्ट कर दिया जाता है। तो ये क्या करता है, इसका मेन फंक्शन होता है डाइजेशन ऑफ मटेरियल। अब इन मुख्तलिफ मटेरियल का डाइजेशन ये किस तरह करता है, तो चलिए बारी बारी पढ़ते हैं इनको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका काम होता है रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। ये क्या करता है, रिसेप्टर के ज़रिए मटेरियल का एंडोसाइटोसिस कर देता है और फिर साइटोप्लाज्मिक एरिया में क्या कर देता है, इन मटेरियल का लाइसोसोम की मदद से ब्रेक डाउन कर दिया जाता है। तो एक्सप्लेनेटरी पर्पज़ के लिए यहाँ पर हमने एक सेल बना दिया है। ये हो गया एक सेल, और इस सेल के सरफेस पे यहाँ पे हमने 3 छोटे छोटे स्ट्रक्चर बना दिए हैं। ये क्या है, दीज आर कॉल्ड रिसेप्टर। इनको सिंपली मैंने आर से रिप्रेजेंट कर दिया, रिसेप्टर। तो इन रिसेप्टर पे क्या होता है कि इन रिसेप्टर के ऊपर क्या बाइंड हो सकते हैं, इनके ऊपर बाइंड हो सकते हैं बैक्टीरिया वगैरह, इसके ऊपर बैक्टीरिया वगैरह बाइंड हो सकते हैं। तो ये हो गया एक सिंपल सा बैक्टीरिया। इसके अलावा इसके ऊपर बाइंड हो सकते हैं, और बैक्टीरिया के अलावा अब इस सेकंड वन पे अटैच हो सकता है कोई प्रोटीन वगैरह। इस सेकंड वन रिसेप्टर पे हमने प्रोटीन ऐड कर दिया, और इसके अलावा थर्ड वन के ऊपर हमने क्या कर दिया, कोई लिपिड मॉलिक्यूल अटैच कर दिया। तो ये मटेरियल जब यहाँ पे अटैच हो जाते हैं तो फिर क्या होता है कि अंदर साइटोप्लाज्मिक एरिया में एक प्रोटीन मौजूद होता है जो कि इसी एरिया के ऊपर क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। सेल मेम्ब्रेन का ये एरिया जहाँ पर ये रिसेप्टर मौजूद है, इसी एरिया के ऊपर ये प्रोटीन अटैच हो जाते हैं, और ये क्या करते हैं, इन रिसेप्टर और यहाँ पे मेम्ब्रेन जो है इसको खींच लेते हैं अंदर की तरफ, और इन प्रोटीन को कहा जाता है क्लेथरीन प्रोटीन। क्लेथरीन प्रोटीन या क्लेथरीन फाइबर आप लोग कहें, फाइबर। क्लेथरीन फाइबर्स इसके ऊपर अटैच हो जाते हैं और क्या कर देते हैं, इन मटेरियल को अंदर की तरफ एंडोसाइटोस कर दिया जाता है, और ये एक वेजिकल की शक्ल इख्तियार कर लेता है। अब यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है, इसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल बैक्टीरिया मौजूद है यहाँ पे, और इस सेकंड वन के अंदर एक प्रोटीन अटैच है, यहाँ पे एक लिपिड मॉलिक्यूल अटैच है। तो अब यहाँ पर ये वेजिकल लाइक स्ट्रक्चर जो है, जो अंदर की तरफ आ गया, इसको कहा जाता है एंडोसोम। इसके लिए क्या नाम यूज़ होता है, एंडोसोम। एंडोसोम, तो ये हो गया एंडोसोम। अब इस सेल में यहाँ पर हमने एक और स्ट्रक्चर बना दिया है, दिस वन इज़ लाइसोसोम। और लाइसोसोम जब पहला बना होता है उसको प्राइमरी लाइसोसोम कहा जाता है। तो यहाँ पे मैं इसके साथ लिख देता हूँ P0, मतलब ये क्या है, प्राइमरी लाइसोसोम है। तो नेक्स्ट वन क्या होता है, सेल के अंदर ये लाइसोसोम और इसके अलावा ये एंडोसोम, ये आपस में दोनों फ्यूज़ हो जाते हैं। किस चीज़ के लिए, डाइजेशन ऑफ दीज मटेरियल, ताकि ये मटेरियल जो अंदर की तरफ एंडोसाइटोस हो चुके हैं, इनका डाइजेशन कर दिया जाए। तो इनके रिज़ल्ट में ये स्ट्रक्चर बनता है। ये हो गया लाइसोसोम और इसके साथ ये हो गया एंडोसोम। तो ये स्ट्रक्चर
मतलब लाइसोसोम कंबाइन विद द एंडोसोम, दिस वन इज कॉल्ड एंडोलाइसोसोम। इसको क्या कहा जाता है? एंडोलाइसोसोम। तो ये हो गया एंडोलाइसोसोम। अब ये एंडोलाइसोसोम जो है इसका फर्दर क्या होता है, ये फर्दर क्या कर देता है, ये मटेरियल डाइजेस्ट कर लेता है और डाइजेशन के बाद एंडोलाइसोसोम से ये स्ट्रक्चर बनता है। तो ये अब क्या है, ये वो लाइसोसोम है जिसने क्या कर दिया है, सारे मटेरियल को डाइजेस्ट कर दिया है। और इस लाइसोसोम को फिर क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है सेकेंडरी लाइसोसोम। इसको क्या कहा जाता है सेकेंडरी के लिए मैंने बस जस्ट DNDRY लिख दिया, सेकेंडरी लाइसोसोम इसको कहा जाता है। अच्छा, ये सेकेंडरी लाइसोसोम क्या कर देता है, इन मटेरियल को जब डाइजेस्ट कर लेता है तो दो काम ये करवाता है, या तो इन मटेरियल को बाहर भेज देता है साइटोप्लाज्मिक एरिया की तरफ इन लिपिड मॉलिक्यूल को, इसके अलावा अमीनो एसिड्स वगैरह जो हैं, क्योंकि प्रोटीन भी कहाँ पे, यहाँ पे डाइजेस्ट हो चुके हैं, इन मटेरियल को क्या कर दिया जाता है, बाहर साइटोप्लाज्मिक एरिया में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है इन प्रोटॉन पंप के ज़रिए, और फिर इनका मुख्तलिफ मटेरियल में यूज़ किया जाता है। और अगर वेस्ट मटेरियल हो तो इसका क्या कर दिया जाता है, एक्सोसाइटोसिस कर दिया जाता है सेल से बाहर, और फिर इन मटेरियल का क्या कर दिया जाता है, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, और अगर वेस्ट मटेरियल हो तो इनको बॉडी से फिर बाहर निकाल दिया जाता है। अच्छा, तो ये क्या है, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस फंक्शन लाइसोसोम का। इसके बाद नेक्स्ट वन आते हैं और पढ़ते हैं पेगोसाइटोसिस। अब पेगोसाइटोसिस जो है इसके लिए हमने यहाँ पे एक और सेल बना दिया है, और पेगोसाइटोसिस फेनोमेना जो है ये मेनली दो टाइप ऑफ सेल करवाता है। न्यूट्रोफिल्स हो गए, न्यूट्रोफिल जो कि एक किस्म के वाइट ब्लड सेल हैं, न्यूट्रोफिल्स ये काम करते हैं। और इसके अलावा मैक्रोफेजेस जो कि अगेन क्या है, एक वाइट ब्लड सेल का टाइप है मैक्रोफेजेस। ये दो टाइप ऑफ सेल जो हैं ये काम करते हैं, मतलब पेगोसाइटोसिस का फेनोमेना परफॉर्म करते हैं। अब ये पेगोसाइटोसिस क्या होता है, पेगोसाइटोसिस में एक बड़ा मटेरियल, फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं बैक्टीरिया, क्योंकि WBC का काम क्या होता है, किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, या ये एक वायरस वगैरह भी हो सकता है। एक बैक्टीरिया वगैरह अगर मौजूद हो तो उसके इर्द गिर्द क्या कर दिया जाता है, ये फॉर एग्जांपल एक बैक्टीरिया है तो इसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन को इसी तरह इनक्लोज कर दिया जाता है, और नकली पाँव जैसे स्ट्रक्चर इनके बन जाते हैं सेल मेम्ब्रेन के। ये नकली पाँव जैसे स्ट्रक्चर ये आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे, दीज आर कॉल्ड सूडोपोडिया, इनको सूडोपोडिया कहा जाता है, सूडोपोडिया। यहाँ पे ये स्टार्ट में पी साइलेंट है। अच्छा, तो इसके इर्द गिर्द जब ये मेम्ब्रेन इनक्लोज हो जाती है तो फिर क्या हो जाता है कि ये एक वेजिकल की शक्ल में आगे सेल की तरफ चली जाती है, और ये स्ट्रक्चर जिसके अंदर क्या मौजूद है, जिसके अंदर बैक्टीरिया मौजूद है, यहाँ पर बैक्टीरिया पड़ा हुआ है, पेगोसाइटोसिस के ज़रिए ये अंदर आ गया, इस स्ट्रक्चर को फिर कहा जाता है पेगोसोम। पेगोसोम। अच्छा, तो ये हो गया पेगोसोम। अब इसके अलावा ये अगेन एक सेल है तो इसके अंदर एक और लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम यहाँ पे मौजूद है, इसके साथ भी मैंने P डॉट लिख दिया, ये प्राइमरी लाइसोसोम है। तो ये पेगोसोम और प्राइमरी लाइसोसोम आपस में दोनों क्या हो जाते हैं, फ्यूज़ हो जाते हैं, और इनसे एक कंबाइंड स्ट्रक्चर बनता है जिसके अंदर यहाँ पर एक बैक्टीरिया मौजूद है और उसके साथ साथ लाइसोसोम भी अटैच है। तो इस स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है पेगोलाइसोसोम। इसको क्या कहा जाता है, पेगोलाइसोसोम। तो ये हो गया आप लोगों का पेगोलाइसोसोम। अब ये पेगोलाइसोसोम जो है इसके अंदर इन बैक्टीरिया वगैरह जो है इनका क्या कर दिया जाता है, ब्रेकडाउन कर दिया जाता है, और ये कन्वर्ट हो जाता है कुछ ऐसे स्ट्रक्चर में, और इसको फिर क्या कहा जाता है, सेकेंडरी लाइसोसोम। अब सेकेंडरी लाइसोसोम के अंदर ये
बैक्टीरिया का जो मटेरियल है, अगर साइटोप्लाज्मिक एरिया में ये रिक्वायर हो तो इसको साइटोप्लाज्मिक एरिया की तरफ पुश कर दिया जाता है, और अगर यहाँ पे इसका ज़रूरत ना हो तो फिर अगेन यहाँ पे भी क्या कर दिया जाता है, इसका भी एक्जोसाइटोसिस किया जाता है और बाहर भेज दिया जाता है इसका ये मटेरियल। अच्छा, तो ये हो गया पेगोसाइटोसिस। अब इसके बाद नेक्स्ट वन आते हैं और नेक्स्ट फंक्शन लाइसोसोम का डिस्कस करते हैं, और ये है ऑटोफेगी। ऑटोफेगी के अंदर क्या होता है? ऑटोफेगी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल के जो ऑर्गेनेल्स वगैरह हैं ये जब ओल्ड हो जाए या वॉरन आउट हो जाए, ख़राब हो जाए, ये अपना फंक्शन वगैरह परफॉर्म ना कर पाए और इसका स्ट्रक्चर डैमेज हो जाए, तो फिर क्या कर दिया जाता है, लाइसोसोम जो है इन मटेरियल को क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है। अच्छा, तो कैसे? इसके लिए भी यहाँ पर हमने एक सेल ले लिया एक्सप्लेनेटरी पर्पज़ इसके लिए, और यहाँ पे हमने कंसीडर कर दिया कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये माइटोकॉन्ड्रिया हैं, इसके अलावा एक न्यूक्लियस है, और साथ में क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये चीज़ें फॉर एग्ज़ाम्पल ओल्ड हो चुके हैं, तो इनके इर्द गिर्द क्या कर दिया जाता है, एक मेम्ब्रेन क्रिएट कर दिया जाता है। सबसे पहले जो बन गया इसको कहा जाता है ऑटोफेगोसोम। इसको क्या कहा जाता है? ऑटोफेगोसोम। ऑटोफेगोसोम। तो ये हो गया ऑटोफेगोसोम। अब ये ऑटोफेगोसोम और प्राइमरी लाइसोसोम, यहाँ पे अगेन क्या है, एक प्राइमरी लाइसोसोम हमने बना दिया है। ये दोनों आपस में अटैच हो जाते हैं और एक अनदर स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसको क्या कहा जाता है, ऑटोफेगोलाइसोसोम। ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? इसको फिर कहा जाता है ऑटोफेगोलाइसोसोम। ऑटोफेगोलाइसोसोम। तो ये हो गया ऑटोफेगोलाइसोसोम। ऑटोफेगोलाइसोसोम में इन साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल को क्या कर दिया जाता है, डाइजेस्ट कर दिया जाता है, और इससे जो स्ट्रक्चर बन जाता है उसको फिर सेकेंडरी लाइसोसोम कहा जाता है। ये हो गया एक अनदर सेकेंडरी लाइसोसोम। अब सेकेंडरी लाइसोसोम क्या कर देता है, इन मटेरियल को साइटोप्लाज्मिक एरिया की तरफ पुश कर दिया जाता है। अगर यहाँ पे इनकी ज़रूरत हो तो यहाँ पे इस्तेमाल कर दिया जाता है, और अगर ज़रूरत ना हो तो इनको क्या कर दिया जाता है, एक्सोसाइटोस कर दिया जाता है बाहर एनवायरनमेंट की तरफ। अच्छा, तो ये तो हो गया ऑटोफेजी या ऑटोफेगी। लास्ट वन फंक्शन की तरफ आते हैं और डिस्कस करते हैं ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिस क्या होता है? ऑटोलाइसिस में सेल को क्या कर दिया जाता है, पूरे सेल को डाइजेस्ट कर दिया जाता है और ख़त्म कर दिया जाता है। तो अब इसका यह प्रोसेस किस तरह होता है, इसके लिए भी यहाँ पर हमने एक सेल ले लिया। तो इस सेल के अंदर क्या है, यहाँ पर एक माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है जो कि नॉन फंक्शनल है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे गोल्जी बॉडी मौजूद है जो कि नॉन फंक्शनल है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पे राइबोसोम है, यहाँ पे सेंट्रियोल्स वगैरह हैं। ये सारे मटेरियल फॉर एग्जांपल डैमेज हो चुके हैं, ये सेल इंजर्ड हो चुका है। अच्छा, तो इंजरी के बाद क्या होता है कि इसके अंदर जो लाइसोसोम्स मौजूद होते हैं, यहाँ पर हमने 3 लाइसोसोम बना दिए हैं। तो ये लाइसोसोम क्या कर देते हैं, अपने डाइजेस्टिव एंजाइम को क्या कर देते हैं, सेल के अंदर रिलीज़ कर देते हैं। रिलीज़ डाइजेस्टिव एंजाइम। तो ये क्या कर देते हैं, ये डाइजेस्टिव एंजाइम इस पूरे सेल को ख़त्म कर देता है। और इसी वजह से लाइसोसोम के लिए एक स्पेशल नाम भी यूज़ किया जाता है, सुसाइड बैग, सुसाइड्स बैग्स या सुसाइड सैक्स। बैग और सैक्स, खुदकुश धमाके वाली तीलियाँ, क्योंकि ये क्या करते हैं, हर एक चीज़ को, पूरे सेल को भी क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है। अच्छा, तो ये था लाइसोसोम के ऊपर छोटा सा लेक्चर। आप लोगों की बुक में इतना डिटेल मौजूद नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें आप लोगों को आनी चाहिए। ये टर्म बाज़ औक़ात इस्तेमाल होते हैं कि पेगोसाइटोसिस, ऑटोफेगी, ऑटोलाइसिस, ये सारी चीज़ें यूज़ होते हैं, तो इसलिए इनको डिस्कस करना ज़रूरी था। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ये हो जाएगा लाइसोसोम का पार्ट 1। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम मालफंक्शन ऑफ लाइसोसोम पढ़ेंगे। तो उम्मीद है ये चीज़ें समझ में आ चुके होंगे।